प्लीज सिट डाउन। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दी जाए। हाँ, कल वाला ही। तो पहले हमारे पास एक पीपीटी है आज की, कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि 29 दिसंबर से टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है और जिस प्रकार विजेता बिहार और बीपीएससी केजीएस का नहीं बल्कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण बैच सिद्ध हुआ था विजेता, उसी प्रकार ये टेस्ट सीरीज भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रही है। ये टेस्ट सीरीज के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि कैसे ये है। ये 17th बीपीएससी के लिए है। सबसे पहली बात ये है 71st वाले नाले किन्हीं की तैयारी बहुत एडवांस चल रही है तो ले ले, है ना। दूसरा, जैसे मतलब उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहली बात है टेस्ट सीरीज का जो मेंस की टेस्ट सीरीज होती है ना, उसका दोस्तों सबसे बड़ा लाभ ये होता है एक समय सीमा के अंतर्गत आपको आंसर लिखना आ जाता है और वो घर पे तो आप इतने अनुशासन से चीजें कर नहीं सकते, ये डेफिनेटली है। घर पे आप अनुशासन कितना करोगे, आप आजकल कंबल में बैठ जाओगे, है ना, और फिर तो आंसर लिख लिया बस आपने। तो इसलिए ये मुख्य रूप से है कि केजीएस की 17th बीपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज 2024-25 इसका नाम रखा गया है, शीर्षक दिया गया है और इसका आरंभ हो रहा है 29 दिसंबर से। बच्चों 29 दिसंबर से आरंभ हो रहा है, तब तक काफी आगे बढ़ चुके होंगे हमारे टॉपिक्स भी, है ना। तो ये जो है ये शुरू हो रहा है कब से, 29 दिसंबर से। और ये मजे की बात, पहला जो टेस्ट है वो भी हिस्ट्री का ही होने जा रहा है ना। तो मुख्य विशेषताएं देखो इसमें क्या है, हम टोटल 20 टेस्ट से गुजरेंगे इसमें, है ना। यानी 20 टेस्ट सीरीज 20 टेस्ट पेपर्स जो है आपके बनेंगे। 20 काफी होते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। यानी 20 बार आपको सोचो लिखना पड़ेगा बैठकर। पाठ्यक्रम के सभी विषयों का संपूर्ण कवरेज करेंगे हम, यानी कि जितना भी पाठ्यक्रम है बड़ा आपका, हिस्ट्री हो, स्टैटिक्स हो या फिर बच्चों आपका पॉलिटी से संबंधित एस्पेक्ट हो या फिर करंट अफेयर्स हो, सभी एस्पेक्ट इसमें जो है कवर करवाए जाएंगे। साथ में ऐप के माध्यम से प्रत्येक टेस्ट का वीडियो विश्लेषण मिलेगा आपको, प्रत्येक टेस्ट पेपर का विश्लेषण किया जाएगा। यह मुख्य बात है इसमें, यानी आपने क्या लिखा है, कितने मार्क्स आए हैं, फिर विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा। तो विश्लेषण से ही आपको देखो कितनी तैयारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम तो इसे देख सकते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट बैच कहिए आप इसको, है ना। QIP क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेस्ट सीरीज कहिए आप इसको, है ना। तो आपको साथ में मिल जाएगा और ऐप के माध्यम से प्रत्येक टेस्ट का प्रश्नों का मूल्यांकन और व्याख्या पीडीएफ के माध्यम से दे दी जाएगी। यह महत्वपूर्ण है, यानी उसका जो मूल्यांकन किया जाएगा, ये देखो ये विशेषताएं ऐसे होती है, ये तो मतलब कोई नहीं कर पाएगा कि व्याख्या भी दे दे और प्रश्नों का मूल्यांकन भी दे दे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप इसका केजीएस ऐप पर जाकर कर सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर्स पर कर सकते हैं, आपके बगल में है, वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। टेस्ट कोड है बच्चों 70वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का 2025। पहला जो है ये ऐसे टेस्ट कोड होंगे 1101, 1102, 1103, 1104 और देखो 29 दिसंबर में 1101 यानी 1101 टेस्ट नंबर होगा और इसका समय 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। और इतिहास ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में भारतीय संस्कृति के साथ साथ 19वीं शताब्दी के मध्य से भारत के इतिहास की रूपरेखा, गांधी, टैगोर, नेहरू, अन्य व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न और संथाल, बिरसा, चंपारण, भारत छोड़ो, कलम, वास्तुकला, ये सब आएगा बच्चों।
दूसरा पेपर होगा आपका 5 जनवरी 2024 में, 25 में, सॉरी 25, यहां गड़बड़ हो गया है, 25 होना चाहिए। 2 से 5 बजे तक होगा राज्य व्यवस्था एवं संविधान का टेस्ट होगा। ये भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान तथा बिहार की राज्य व्यवस्था आएगी। बीपीएससी 1103 12 जनवरी 2025 में, और भूगोल व बिहार का इस प्रकार से टेस्ट आते जाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। पूरी की पूरी आपको इसमें संरचना दी गई है। साथ में बच्चों देखो 20 टेस्ट है, और 13 अप्रैल रविवार 2025 को भी आपका टेस्ट है, जो दिखाई दे रहा है अंतिम रूप से। यह है बच्चों पूरा, इसमें क्लासरूम प्रोग्राम कवरेज है। हमारा जो 70वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा प्रोग्राम है, ऑनलाइन वाले बच्चों भी ज्यादा समझेंगे इसे, ताकि आप इसे समझकर ये तय कर सके कि देखो हमारे क्लासरूम से क्या क्या चीजें होंगी। क्लासरूम प्रोग्राम कवरेज में सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट सांख्यिकी के साथ, सामान्य अध्ययन पेपर 2 निबंध सामान्य हिंदी, नियमित उत्तर लेखन एवं मूल्यांकन, संशय समाधान यानी कि शंकाओं का आपकी समाधान, आप पर बहुत शंकाएं होती है आपको, उनका समाधान, एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन। व्यक्तिगत मार्गदर्शन का अर्थ समझ रहे हो यहां, यानी तुम व्यक्तिगत रूप से जाओगे तो भी मार्गदर्शन मिलेगा पूरा, जो कि मिलता ही है केजीएस में, है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। तो बच्चों इसे थोड़ा सा आप देखेंगे, टेस्ट सीरीज को जरूर सारे बच्चे ज्वाइन करें। इसकी फीस मात्र 3000 रुपया है, ठीक है, जो कि इसकी लेंथ, इसके परिश्रम को देखते हुए अत्यंत कम रखी गई है। तो ये है बच्चों। अरे बेटा ट्विंकल, तुम क्यों परेशान हो गई बेटा, क्या हुआ? ऑनलाइन वालों का कैसे होगा? होगा बेटा, ऑनलाइन वालों का कैसे? टेस्ट सीरीज लो, घर पे बैठ के नियमित होके टेस्ट दो और विश्लेषण देखो, हो गया, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ तो अंतर है ना, तो बेटा हो जाएगा आपका बिल्कुल एकदम, ठीक है। सर अभी जो क्लास होता है उसका पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ डेली जाता ही है, प्रतिदिन अपलोड होता है बेटा, बिल्कुल अपलोड होता है। चलिए, हाँ नहीं होता है, साउंड ज्यादा हो गया, और बढ़ा दीजिए, साउंड बढ़ा दीजिए। शांत रहेगा तो साउंड स्वतः ही अच्छा आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हुआ बच्चों आपका एक एस्पेक्ट। अब हम चलते हैं अपने एस्पेक्ट पर, जो हम कंटिन्यू लगातार विभिन्न पक्षों पर चर्चा करते हुए बढ़ रहे हैं, सैने यानी धीरे धीरे, है ना, और एक पक्ष से दूसरे पक्ष को समझ रहे हैं। हमने 1857 की क्रांति में कल की क्लास में आपको विभिन्न आयामों को बताया था, कारणों को बता रहे थे हम आपको, क्योंकि बच्चों एक बार 38 नंबर में कारण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यहां ये बात आप ध्यान रखें कि कारण से संबंधित यानी कारण आपके पास इतने होने चाहिए कि आप स्ट्रॉन्ग तरीके से लिख दे। सिर्फ सामाजिक सहभागिता से देखा जाए कि सामाजिक सहभागिता कैसे दे सकती, सामाजिक सहभागिता कैसे इस आंदोलन में देखी जा सकती है, यदि इससे केवल क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? डिटेल से आपको सामाजिक सहभागिता या सोशल पार्टिसिपेशन के बारे में बताया गया है, श्रमिक वर्ग और दूसरे वर्गों की भागीदारी। उसके बाद हमने आपको राजनीतिक कारणों को भी बताया था। राजनीतिक कारण बहुत सारे रहे हैं, चाहे वह बच्चों राजनीतिक कारण चाहे वह बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकालने का नियम हो, या फिर बच्चों राजनीतिक कारणों में सहायक संधि का प्रभाव हो, राज्य हड़प की नीति का प्रभाव हो, या फिर बच्चों भाषा का परिवर्तन हो, प्रशासन में भाषा का परिवर्तन हो, ये सारे परिवर्तन मुख्य रूप से देखे गए। अब बच्चों हम देखें यदि कि इससे आगे यदि चीजें हम करें
तो हम कैसे देख सकते हैं? जैसे 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण हमने कल आपको बता दिए थे कि ये आर्थिक कारण भी हमारे सामने हैं। जैसे बच्चों भू राजस्व दर की बढ़ी हुई, भू राजस्व जो है उसकी बढ़ी हुई दरें, साथ में शोषणात्मक भू राजस्व व्यवस्थाएं, है ना, ब्रिटिशों की औद्योगिकरण, औद्योगिक नीतियां जिससे बच्चों श्रमिक वर्ग त्राहिमाम हो गया और किसान वर्ग अत्यधिक प्रभावित हो गए, कृषि का पिछड़ापन, व्यापार का पिछड़ापन, श्रमिकों का पिछड़ापन और बच्चों व्यापारों का विनाश, अकालों की बारंबारता, धन का निष्कासन, ये तमाम ऐसे आर्थिक कारण हैं जो 1857 की क्रांति से संबंधित है, जिन्होंने भारतीय जन चेतना को जागृत किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके मन में घृणा के भाव उत्पन्न हुए। मानते हो कि नहीं? तो घृणा के भाव उत्पन्न ऐसे थोड़े ना होंगे, तो सभी प्रकार से भारतीयों को सभी प्रकार से प्रभावित किया गया होगा, तब जाकर सारे लोग जागृत हुए होंगे। किसके खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तभी तो एक दो वर्ग नहीं बल्कि एक से अधिक बहु वर्गों की भागीदारी देखी गई आंदोलन में। इस आंदोलन को अन्य आंदोलनों की अपेक्षा कैसे अलग कर सकते हैं बच्चों आप, यदि आपसे पूछा जाए? इसकी क्षेत्र की व्यापकता, इसकी क्षेत्र की व्यापकता और इसके साथ जुड़े हुए सामाजिक समूह, सामाजिक वर्ग इस आंदोलन को दूसरे क्षेत्रीय आंदोलनों से अलग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सहमत हो या नहीं? यानी इसका क्षेत्र इतना व्यापक था। अब जैसे हम एक वहाबी आंदोलन को ले और वहाबी आंदोलन की बात करें कि वहाबी आंदोलन और 1857 की क्रांति में क्या भेद देखा जा सकता है, तो आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि देखो वहाबी आंदोलन में क्या अंतर है। वहाबी आंदोलन की स्थिति यह है प्यारे बच्चों कि वह एक क्षेत्र विशेष में है, यानी वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना है या नहीं है? और पटना 40 साल तक इस आंदोलन का केंद्र रहा। और इस आंदोलन का पर्पज देखो एक बार क्या है, यानी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और उसके बदले भारत में मुस्लिम साम्राज्य की पुनर्स्थापना करना और भारत की मुस्लिम संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव को रोकना, पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। यानी इसने सीमित कर दिया, क्योंकि और ज्यादा वर्ग तो जुड़ेंगे नहीं, मुस्लिम वर्ग के अलावा कोई और वर्ग जुड़ेगा? 1857 की क्रांति का एक केंद्र नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। वहां पर केंद्रों की बात करें तो एक से ज्यादा केंद्र दिखाई देते हैं। कौन से केंद्र दिखाई देते हैं? चाहे वह पटना भी हो, चाहे वह जगदीशपुर हो बिहार की बात करें, चाहे वह बच्चों कानपुर हो, चाहे वह झांसी हो, चाहे वह बरेली हो, चाहे वह इलाहाबाद हो, चाहे वह दिल्ली हो, तमाम क्षेत्र, मथुरा हो, मेरठ हो, तमाम क्षेत्रों से, आसाम हो, सबसे आंदोलन हुआ। ये इसकी व्यापकता को दर्शाता है कि नहीं? तो इसलिए जब बेंजामिन डिज़रायली कहता है कि राष्ट्रीय विद्रोह प्रतीत होता है, वीडी सावरकर कहते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह प्रतीत होता है, तो बच्चों उसमें आश्चर्य मत करना। राष्ट्रीय विद्रोह में कुछ तत्व ऐसे हैं, ध्यान देना, समस्त नहीं लेकिन कुछ तत्व ऐसे विद्यमान हैं 1857 की क्रांति में जो कि इसके राष्ट्रीय उद्देश्यों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। बात समझ में आई? अब हम कल आर्थिक कारण समझ चुके थे, आज हम लोग कारणों को बच्चों बहुत आसानी से, बहुत जल्दी अभी पूरा कर लेते हैं और फिर हम आएंगे आज स्वरूप पर। क्रांति के प्रारंभ और विस्तार को आपको कुछ लाइन में समझाकर, क्योंकि ये प्री में बहुत बेहतर तरीके से क्रांति का विस्तार और प्रारंभ लिखवाया जा चुका है आप लोगों को। बात समझ में आई? अब बच्चों सबसे पहली बात आज हम करेंगे सैन्य कारणों पर। किस पर बात करेंगे? सैन्य कारणों पर। अब सैन्य कारणों की बात यदि हम करें तो बच्चों कुछ विशेष चीजें हमें देखनी पड़ेगी। जैसे ध्यान से देखिए एक बार, सैन्य कारणों में ये सैन्य कारण है हमारे पास, ये आर्थिक कारण कल हम कर चुके हैं, सैन्य कारण है बच्चों। जैसे भारतीयों को बड़े पद नहीं दिए गए। पहली बात यह है कि भारत को बड़े पद ही नहीं दिए गए। और यदि मुख्य रूप से हम देखिए ये आप कह सकते हैं कि ये है बच्चों कुछ ऐसे कारण
जो कि 1857 की क्रांति के सैन्य कारण हैं, सैन्य कारण हैं, सैन्य कारण है। सैन्य कारण का मतलब है बच्चों सेना के स्तर पर, सेना के स्तर पर यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों में भेदभाव, भारतीय सैनिकों में भेदभाव। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। तो सेना के स्तर पर बच्चों भेदभाव किया गया। पहली बात भेदभाव से शुरू होती है, नहीं तो हम इस बात को कहते भी क्योंकि सैन्य कारण भी है। अरे कहोगे कि नहीं? तो भेदभाव, अब भेदभाव कहां कहां शुरू होते हैं, कहां कहां शुरू होते हैं? देखो बच्चों, भारतीयों को सेना में बड़े पद नहीं, भारतीयों को सेना में बड़े पद नहीं मिले बच्चों, बड़े पद नहीं मिले। भारतीयों को सेना में बड़े पद नहीं दिए गए। हवलदार से ऊंचे रैंक पर भारतीय है ही नहीं। बायस है कौन? ब्रिटिश शासन बच्चों इस मामले में पक्षपातपूर्ण है। कॉर्नवालिस तो खुलकर कह देता है कि भारतीयों को बड़े पद दिए ही नहीं जा सकते क्योंकि ये भ्रष्ट और बेईमान हैं, इन्हें शासन की समझ नहीं है। तो पहली बात तो ये। अच्छा बच्चों देखो, एक छोटा सा नजरिया आपको हम एक समझाना चाहते हैं, बस 1 मिनट में समझाएंगे कि यदि हम देखें प्रशासनिक व्यवस्था में बच्चों ब्रिटिशों के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी की गई उसकी एक बार स्थिति को देखो आप। प्रशासनिक व्यवस्था में बच्चों एक तो प्रशासन यानी कि सिविल सेवा, यानी सिविल सेवा का विकास बच्चों उन्होंने भारत में किया। और सिविल सेवा का विकास भले ही भारत में किया उन्होंने, कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का, बिल्कुल, तो सिविल सेवा का विकास किया कॉर्नवालिस के द्वारा। अब यहां देखो बच्चों, सिविल सेवा कॉर्नवालिस ने शुरू की थी और भारत में कोई भी कलेक्टर के पद पर कोई भारतीय नहीं होता था, मैजिस्ट्रेट कोई भारतीय नहीं होता था। तो यहां पक्षपातपूर्ण रवैया है। इसके बाद आ जाओ बच्चों किसमें? न्यायपालिका में। न्यायपालिका में सीधे आदेश थे। न्यायपालिका के जनक भी बच्चों भारत में कौन माने जाते हैं? कॉर्नवालिस। जुडिशियरी सिस्टम से भी भारतीयों को दूर रखा गया। जुडिशियरी सिस्टम से भी भारतीयों को कहां रखा गया? दूर रखा गया। आप जज नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आप जो है आपको उन नियम कानूनों का ही नहीं पता, न्याय के उन सिद्धांतों का ही नहीं पता जो जरूरी होते हैं, तो इसलिए आपको न्याय में स्थान नहीं दिया जाएगा। तीसरा बच्चों सेना आ गया। 4 स्तंभ थे बच्चों भारत में ब्रिटिश शासन के। ध्यान देंगे कितने स्तंभ है? 4। पहला स्तंभ है प्रशासन, दूसरा स्तंभ है न्यायपालिका, तीसरा स्तंभ है सेना। सेना में बच्चों आप हम पढ़ ही रहे हैं, सेना में हवलदार से ऊंचे रैंक पर कोई नहीं है सेना में। साथ में बच्चों आप सिपाहियों को के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हो। कैनिंग ने कहा आते ही एक गवर्नर जनरल के रूप में पहली बात ही उन्होंने ये लागू कर दी कि आप समुद्र पार की सेवाएं आपके लिए अनिवार्य रहेंगी। समुद्र पार की सेवाएं आपके लिए क्या रहेगी? अनिवार्य रहेगी। ये पहली बार में तय कर दिया गया। तो सेना में भेदभाव बड़े स्तर पर देखा गया और भारतीयों को बड़े पदों से दूर रखा गया। ये आप क्या सोचते हो? बस ये क्या भारतीय सच में योग्य नहीं थे इसलिए दूर रखा गया? नहीं, भारतीयों को जानबूझकर दूर रखा गया ताकि ब्रिटिश अपने तरीके से उच्च पदों को संभाले और शासन को संचालित करे, नियंत्रित करे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और बच्चों लास्ट देखो, पुलिस व्यवस्था जो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा खड़ी करी गई, पुलिस व्यवस्था में भी आप देखना जो बड़े पद है वो सब किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास है, यूरोपियंस के पास है। तो इस सभी स्तरों पर, यहां तो हम सेना की बात कर रहे थे अभी सैन्य कारणों की, लेकिन सभी स्तरों पर मुख्य रूप से वहां पर भेदभाव दिखाई देगा आपको। चाहे आप सिविल सेवा देख लो, भाई भारत में प्रशासन स्थापित करने के लिए एक तो सिविल सेवा की आवश्यकता थी, एक न्यायपालिका की आवश्यकता थी, एक सेना की आवश्यकता थी मेरे प्यारे बच्चों, और एक पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता थी। इसके अलावा तो कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती आपको।
तो ये आप कह सकते हैं। तो ये सिविल सेवा, कानूनवाली, न्यायपालिका, ये समझ गए बच्चों आप। ये 4 स्तंभ है किसके? ब्रिटिश प्रशासन के 4 स्तंभ है ये। अब यहां पे थोड़ा सा समझते हैं। सेना के स्तर पर यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों में भेदभाव, भारतीयों को सेना में बड़े पद नहीं। और ध्यान से सुनो, वेतन में असमानता, वेतन में असमानता बच्चों, वेतन में असमानता और क्षेत्रीय भेदभाव, यानी कि क्षेत्रीय यानी उन क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में किसे नियुक्त किया जाता था? भारतीय सैनिकों को। तिलक परंपरा समाप्त हुई कि नहीं हुई? भोजन की फैसिलिटीज, भोजन की सुविधा, भोजन बच्चों कहते हैं बहुत ही निकृष्ट लेवल का दिया जाता था, जिसमें कि आप खाकर जीवित रहो, है ना। वहीं यूरोपियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता था। वेतन में असमानता थी। साथ में ही बच्चों समुद्र पार की यात्राएं क्या कर दी गई? प्रारंभ कर दी गई। कैनिंग ने समुद्र पार की यात्रा, कैनिंग ने समुद्र पार भी नियुक्तियां करनी शुरू कर दी। समुद्र पार नियुक्ति करनी शुरू कर दी, नियुक्तियां शुरू कर दी। तो ये भी हो गया कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट, तो ये भी एक क्या है? पार्शियलिटी है भाई कि समुद्र पार भारतीय जाएंगे। अब भारतीय समुद्र पार क्यों नहीं जाएंगे? अब आप कहोगे पवित्र दृष्टिकोण से भारतीयों को यह माना जाता था कि समुद्र की यात्रा करना ठीक नहीं माना जाता, यानी वो अपने से धार्मिक भावना को आहत मानते थे इससे। अच्छा बच्चों, तिलक परंपरा का समाप्त किया जाना, तिलक परंपरा का समाप्त किया जाना की समाप्ति, यानी तिलक परंपरा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और तुर्रा, कैप लगाओ और तुर्रा लगाओ, तुर्रा और उसमें एक पंख लगाओ। तो यानी कि टोपी में पंख और तुर्रा, टोपी में पंख और तुर्रा को अनिवार्य कर दिया गया। और तुर्रा किसका बना था रे? मांस का बना था। और इस बात को आप कौन भूल सकता है कि चर्बी लगे कारतूस। When Lord Canning came in India as the new Governor General, न्यू वायसराय या न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसने इंट्रोड्यूस कर दी क्या? इनफील्ड राइफल भारत में। और इनफील्ड राइफल को ब्राउन बेस के आधार के स्थान पर लाया गया था और इसके कारतूसों पर गायें और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इतिहासकार ऐसा कहते हैं, लेकिन साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं ना, भारतीय बहाना बना रहे हैं, हमने ऐसे कोई कारतूस कभी लागू किए ही नहीं। खैर ये तो बच्चों एक अलग विषय है। राष्ट्र साम्राज्यवादी तो ऐसा कहेंगे ही। आज हम साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सैन्य कारण बच्चों, और ये तिलक की परंपरा, और साथ में बच्चों एक कारण यहीं पे लिख देते हैं, अगला पेज नहीं लेकर जाएंगे। एक है बच्चों आपको कारतूस। कारतूस भी बच्चों एक कारण बने, यानी इनफील्ड राइफल का जो इंट्रोडक्शन हुआ, इनफील्ड राइफल का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो भी बच्चों कारण बना सैनिकों में असंतुष्टि का। और ध्यान से सुनो, तुर्रा और पंख लगाने के कारण तो बच्चों पहले ही तिलक परंपरा को समाप्त तो ब्रिटिशों ने पहले कर दिया था। और वेल्लूर सुना है बच्चों आपने? वेल्लूर में विद्रोह हो गया 1806 में इसी बात को लेकर सेना में। तो पहले भी विद्रोह देखा जा चुका है इस प्रकार का कि हम नहीं लगाएंगे भाई, हम तुर्रा नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीजें, ये सैन्य कारण है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है? सैन्य कारण है। इसको हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं। ये देखो, भारतीयों को बड़े पद नहीं, वेतन व सुविधाओं में असमानता, तिलक परंपरा समाप्त, तुर्रा व पंख का हैट लगाना अनिवार्य। 1806 में वेल्लोर कैनिंग ने समुद्र पार सेवा अनिवार्य कर दी। कुछ युद्धों में ब्रिटिश पराजय भी हुई। हाँ, एक कारण ये भी है, कुछ युद्धों में ब्रिटिश पराजय हुए तो सैनिकों को लगा कि अजय थोड़े ही ना है, ये भी हार सकते हैं, ये अजय थोड़े ना है, ये भी हार सकते हैं। तो सैनिक भी हार सकते हैं, या ब्रिटिश भी हार सकते हैं। सॉरी, भारत में जैसे आंग्ल अफगान युद्ध में 1839 में ब्रिटिशों की भारी पराजय हुई। 1845-46 में सिखों को पहले हराना मुश्किल हो गया और ब्रिटिशों को भागना पड़ा, बाद में वे जीते, है ना। तो यानी इससे पता चलता है कि भारतीय भी बहुत कमजोर नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि कुछ जगहों को छोड़ दे
तो भारत में साथ मिलकर यूनिटी के साथ इनका सामना करने की हिम्मत नहीं हो पाई, नहीं तो बच्चों ब्रिटिश साम्राज्य उखड़ भी जाता। तो सैन्य कारण यह है, भारतीयों को बड़े पद नहीं, वेतन सुविधा में असमानता। समझ पा रहे हो? यह स्ट्रक्चर बना, नोट करेंगे सैन्य कारण। हाँ बेटा, लाइट जला दीजिए, लाइट जलवा दीजिए वाली। ऑनलाइन वाले बच्चे लिखेंगे जल्दी, स्पीड का ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है? स्पीड का ऑप्शन वहीं दिख रहा होगा बगल में, नहीं है? लाइव है ना बेटा, लाइव। अरे लाइव का तुम लाइव हो तो स्पीड कैसे बढ़ाओगे बताओ मेरी? बताओ तुम्हें, ठीक है? हाँ तो और लिखेंगे आज सलोनी बेटा, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट बिल्कुल पढ़ दो। एक बच्चा पूछ रहा है, भाई ये सारे बच्चे आके बार बार पूछेंगे तो हम बता देते हैं। आप 1857 की क्रांति के बाद से स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो यदि तुम्हारा ज्यादा ही खून खोल रहा हो तो, तुमसे रुका ही ना जा रहा हो, तुम कहोगे नहीं हम तो अध्ययन करेंगे, हम बहुत अध्ययन करने वाले व्यक्ति है, हमसे रुका ही नहीं जाता, हम तो रात भर बैठकर पढ़ने वाले हैं, नोट्स तो हम यूं चुटकी बजाकर याद कर लेंगे, फिर तो हमें कुछ और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाओ, तो पढ़ लो स्पेक्ट्रम, कौन रोक रहा है? और बता दे 3-4 बुक के नाम बता देंगे हम, बहुत सारी बुक है, बाकी तो नोट्स से काम हो जाएगा, बाकी तो नोट्स से काम हो जाएगा। स्पेक्ट्रम से थिंकर पढ़ लेना। और स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी दुविधा होगी, बहुत बच्चों ने स्पेक्ट्रम, मुझे पता है तुमने सब में अपने अपने किताब में अपने अपने रूम में लाके लगा रखी है एक साइड में, है ना? वक्त आने पर इसको देखेंगे और तुम्हारा वक्त वो कभी नहीं आएगा, है ना? क्योंकि वो रखी रह जाएगी। अच्छा उसकी बात ये होगी खास कि जैसे जिस दिन तुम, ऐसा नहीं तुमने हिम्मत नहीं जुटाई होगी, उसे पढ़ने की हिम्मत जुटाई होगी तुमने, अच्छा खरीदे नहीं थी, कुछ लोगों ने पक्का हिम्मत जुटाई होगी, 3 पेज पढ़े होंगे और 3 पेज पढ़ते उसे लगा ये क्या भाषा लिख रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, सर के नोट्स बहुत बढ़िया है ऐसा लगा होगा कि नहीं? उसकी भाषा शैली बहुत क्लिष्ट है बच्चों, और क्या लिखेगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए दिक्कत है थोड़ी सी वहां। बट बाकी तुम्हारा हृदय ना मानता हो, तुम्हारी आत्मा को शांति ना मिलती हो, तो इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, लिखो। बाकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम करवा देंगे सब, ठीक है? यह तो तुम्हारे लिए हर्ष का विषय होना चाहिए, है कि नहीं? प्री 1857 के बाद प्री और मेंस के नोट्स लगा के पढ़ो, हो गया काम, इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। और क्वेश्चन हम लिखवाएंगे और मॉडल क्वेश्चन हम देंगे, और टेस्ट सीरीज तो टोटे टोटे कर देगा, है कि नहीं भाई? टेस्ट सीरीज टोटे टोटे मतलब टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो इसलिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। लिखो, ये देखो बेटा यहां पे, ये लिखो, ये बन गया। तो बस इसे भाषा शैली में लिखते हैं फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में 1857 की क्रांति के लिए, भारत में 1857 की क्रांति के लिए सैन्य कारण भी उत्तरदायी है, सैन्य कारण भी उत्तरदायी रहे, सैन्य कारण भी उत्तरदायी रहे। सबसे प्रमुख सैन्य कारण यह था, सबसे प्रमुख सैन्य कारण यह था कि सेना के स्तर पर, कि सेना के स्तर पर यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों में भेदभाव किया जाता था। यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों में
भेदभाव किया जाता था। यह भेदभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है। यह भेदभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है, जैसे वेतन की असमानता, जैसे वेतन की असमानता, वेतन की असमानता, भोजन के मामले में असमानता, एवं दुर्गम क्षेत्रों में भारतीय दुर्गम क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों की नियुक्ति, दुर्गम क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों की नियुक्ति। तो ये सारी क्या थी? असमानताएं थी। नंबर नेक्स्ट बच्चों, इसी में भारतीयों को सेना में बड़े पद नहीं दिए गए। भारतीयों को सेना में बड़े पद नहीं दिए गए। और इन पदों पर केवल, या बड़े पदों पर केवल यूरोपीय ही नियुक्त किए जाते थे। केवल यूरोपीय ही नियुक्त किए जाते थे। यदि इस पर और गहनता से विचार करें, विस्तार देंगे बेटा थोड़ा सा इसे, यदि इस पर और गहनता से विचार करें तो ब्रिटिशों ने भारतीयों को किसी भी प्रशासनिक निकाय, तो ब्रिटिशों ने भारतीयों को किसी भी प्रशासनिक निकायों में बड़े पद उपलब्ध नहीं कराए। बड़े पद उपलब्ध नहीं कराए। क्योंकि ब्रिटिशों का मानना था कि भारतीय अयोग्य एवं अकुशल है, कि भारतीय अयोग्य एवं अकुशल है। तो बच्चों क्या मान लिया कि भारतीय क्या है? अयोग्य है, और क्या है? अकुशल है। नेक्स्ट बच्चों, 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की नियुक्ति समुद्र पार प्रारंभ कर दी। भारतीय सैनिकों की नियुक्ति समुद्र पार प्रारंभ कर दी। जिसे भारतीयों ने अपनी धार्मिक भावना पर प्रहार माना। अपनी धार्मिक भावना पर प्रहार माना।
समुद्र पार, धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय समुद्र पार की यात्रा, जल की यात्रा अपवित्र मानते थे। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। कैनिंग ने सैनिकों के लिए तिलक परंपरा, कैनिंग ने सैनिकों के लिए तिलक परंपरा प्रतिबंधित कर दी। तिलक परंपरा प्रतिबंधित कर दी और उन्होंने एक टोपी जो तुर्रा और पंख सहित थी, एक टोपी, हम बेटा पगड़ी कहता था, लेकिन पगड़ी अलग तरीके से कहता था, पगड़ी भी बंद कर दी थी। हाँ, पगड़ी बंद कर दी थी, कैप ले आए थे कि पगड़ी भी नहीं बांधेंगे, ठीक है। हाँ, तिलक और पगड़ी दोनों कर दी थी। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस पे तक कंटिन्यू करेंगे। तिलक परंपरा प्रतिबंधित कर दी और टोपी में, टोपी पंख और सॉरी तुर्रा और पंख के साथ, और टोपी पंख और तुर्रा के साथ पहनने को अनिवार्य कर दिया, को पहनने को अनिवार्य कर दिया। सीधे तौर पर बच्चों धार्मिक भावना का क्या हो गया? बिल्कुल, धार्मिक भावना अपने आप में बच्चों विशेष रूप से ठेस पहुंची। पगड़ी भी बंद और पगड़ी के साथ साथ में क्या? तिलक भी बंद। और यही तो दो ऐसी परंपराएं थी। और अब क्या पहनो? टोपी, और वो भी पंख और तुर्रा के साथ। उल्लेखनीय है कि नेक्स्ट पॉइंट, उल्लेखनीय है कि तुर्रा और पंख के उपयोग के कारण ही 1806 में, तुर्रा और पंख के उपयोग के कारण ही 1806 में वेल्लोर में सैन्य विद्रोह हो गया था। वेल्लोर में सैन्य विद्रोह हो गया था। सैन्य विद्रोह हो गया था। तो बच्चों ये भी एक मुख्य बात है। बात समझ में आई? और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए। लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस के आधार पर, लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस के स्थान पर सेना में इनफील्ड राइफल, हाँ नहीं, तात्कालिक कारण बस यही लिखवा रहे हैं, तात्कालिक कारण अलग से आपको नहीं बताएंगे, ठीक है बेटा। यही जोड़ देते हैं एक बात, ये है ना, या अलग हेडिंग लगवा के लिखवाए, अलग इसके साथ ही लिखवा देते हैं। तुम लोग जानते हो, प्री में पढ़े भी हुए हो अच्छे तरीके से, है ना, तो फिर है ना, यहीं लिखवा देते हैं, तो यहीं से कर लेना आप लोग। लिखिए, ब्राउन बेस के आधार स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया। इनफील्ड राइफल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया। इस राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। अतः इनका विरोध, अतः इनका विरोध
अतः इनका विरोध भारतीय सैनिकों ने किया। भारतीय सैनिकों ने किया और सैनिक अत्यधिक असंतुष्ट हो गए। सैनिक अत्यधिक असंतुष्ट हो गए। नेक्स्ट और लास्ट लिखो बच्चों इसमें, अवध अवध के विलय के पश्चात अवध के विलय के पश्चात वहां की सेना को भी ब्रिटिश सेना में शामिल कर लिया गया। वहां की सेना को भी ब्रिटिश सेना में ही शामिल कर लिया गया। जबकि वे आंतरिक रूप से अवध के विलय के खिलाफ थे। अवध के विलय के खिलाफ थे। अब बच्चे एक बात बताओ, अवध के विलय के खिलाफ थे वे कौन? आंतरिक रूप से, है ना? तो अब वे कैसे, जब वे अवध के विलय के खिलाफ है तो फिर वे असंतुष्ट होंगे या नहीं होंगे? तो यह भी एक सैन्य कारण था। एक और लिखो बच्चों, 1839 में आंग्ल अफगान युद्ध में ब्रिटिशों की पराजय 1839 में आंग्ल अफगान युद्ध में ब्रिटिशों की पराजय ने उनकी अपराजय या अपराजित छवि को ठेस पहुंचाई। अपराजित छवि को ठेस पहुंचाई। बताओ बच्चों, सेना के मन में बात आएगी कि ब्रिटिश तो हार के आ गए, आएंगे कि नहीं? सैनिक, इससे भी सैनिकों का क्या बन गया? मनोबल बढ़ गया। तो इसकी छवि को क्या पहुंची? ठेस पहुंची। तो बच्चों ये कुछ कारण हैं जो सैन्य कारण हैं। आप लिख लो तात्कालिक कारण भी, हम 2-3 पॉइंट साथ साथ लिखवा देते हैं। तात्कालिक कारण 2-3 पॉइंट लिखो साथ साथ। तात्कालिक कारण, इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि इस क्रांति का मूल कारण क्या रहा। कुछ इतिहासकारों ने चर्बी लगे कारतूसों को इसका कारण बताया।
इसका कारण बताया, जिससे साम्राज्यवादी इतिहासकार एक मत नहीं है, जिससे साम्राज्यवादी इतिहासकार एक मत या सहमत नहीं है, एक मत नहीं है। बच्चों, साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि हमने ऐसी कोई राइफल लागू ही नहीं की और ऐसे कोई कारतूस लगे ही नहीं, तो वे इस कारण को मानते ही नहीं कि ये तात्कालिक कारण भी रहा होगा। वे तो इस बात को क्या करते हैं, नकारते हैं। तो एकमात्र मत नहीं है यहां पर। अच्छा बच्चों, यदि बात करें हम क्रांति के प्रारंभ की, तो क्रांति का प्रारंभ एवं विस्तार कैसे होता है, क्या आपको पता है? क्रांति का प्रारंभ एवं विस्तार कैसे हुआ? क्रांति का प्रारंभ बच्चों माना जाता है मेरठ से। कहां से माना जाता है? मेरठ से। लेकिन एक पहले छोटी सी हम आपको घटना बताते हैं, फिर आपको क्रांति के आरंभ और विस्तार को जोड़ देंगे एक ही पैराग्राफ में। तो विस्तार और आरंभ आपको लिखना होगा तो बस एक पैराग्राफ में लिखेंगे, लेकिन वो पैराग्राफ बहुत जबरदस्त होना चाहिए, है ना। तो देखो, हमें विस्तार को पूरा नहीं लिखना कि विस्तार कहां कहां हुआ। विस्तार तो इस तरीके से हुआ बच्चों, अब देखो आप, विस्तार तो इस तरीके से हुआ है, जैसे ये देखो आप, ये क्रांति का विस्तार है। 11 मई को दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान, 4 जून को लखनऊ से बेगम हजरत महल, 4 जून को झांसी से ग्वालियर और झांसी महारानी लक्ष्मीबाई, 5 जून को कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, 5 जून को इलाहाबाद से लियाकत अली, 12 जून में जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह, 20-21 जून में बरेली से खान बहादुर खान, जून में फैजाबाद अहमदुल्ला, जून से फतेहपुर अजीमुल्ला खान। तो आप ये देख सकते हो, बस इससे कुछ मत सीखना, और ना इन तथ्यों की आवश्यकता है, वहां मेंस में कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ फैक्ट्स। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि विद्रोह शुरू कैसे हुआ और फिर वह कैसे विस्तार पा लिया। बस आपको यह बताना है विद्रोह के प्रसार में। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि विद्रोह की पहली घटना कौन सी थी और पहले स्टार्ट कहां से हुआ और फिर बाद में चपेट में कौन कौन से क्षेत्र आ गए। और एक याद रखना 12 जून की घटना को, क्योंकि तुम बिहार में बैठे हो, क्योंकि यहां से हुआ है जगदीशपुर बिहार में। तो प्रमाणीकरण देने के लिए जब कुंवर सिंह की भूमिका को लिखोगे तो पहले 12 जून से ही बात शुरू करोगे कि भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व 12 जून में, भारत में 1857 की क्रांति बिहार के जगदीशपुर से 12 जून में प्रारंभ हुई। तो ऐसे आप कह सकते हैं उसे। तो ये विस्तार, इसका फिर भी हमने आपको लगा के इसलिए बताया कि ये विस्तार देखा जा सकता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। अब इसमें लिखेंगे बच्चों थोड़ा सा, हम जो आपको बताना चाहते हैं कि विस्तार और प्रारंभ और विस्तार कैसे हुआ, अब उसको देखते हैं एक बार। यहीं पर हम कहीं बता रहे थे, हाँ, क्रांति का प्रारंभ एवं विस्तार। आपको क्या ये याद है कि 29 मार्च 1857 में बच्चों बैरकपुर छावनी बंगाल, बैरकपुर छावनी बंगाल में 34वीं बटालियन में, छावनी बंगाल में 34वीं बटालियन में बच्चों एक विद्रोह हुआ। 34वीं बटालियन में एक विद्रोह हुआ और यह विद्रोह की अगुवाई करने का काम किया मंगल पांडे ने। कहते हैं मंगल पांडे और कुछ सैनिकों ने मिलकर इस प्रकार के कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे ने इस इनकार के दौरान ही 2 ब्रिटिश ऑफिसर जनरल बाग और ह्यूसन को गोली से उड़ा दिया, गोली से उड़ा दिया, यानी कि उनकी हत्या कर दी। और बच्चों यहीं से विद्रोह की ये पहली घटना है। कहा यह जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि विद्रोह की रणनीति तो बहुत पहले से बन रही है,
इतिहासकार विपिन चंद्र कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इतिहासकार विपिन चंद्र कहते हैं बच्चों की विद्रोह की पृष्ठभूमि तो बहुत पहले से ही बन रही थी, बहुत पहले से बन रही थी, लेकिन भले ही विद्रोह की पृष्ठभूमि पहले से बन रही हो, लेकिन अचानक से यह प्रभाव हुआ मंगल पांडे के द्वारा। लेकिन अब विपिन चंद्र इस बात को क्यों कहते हैं? विपिन चंद्र कहते हैं कि बहुत लंबे समय से लोग एक दूसरे स्थानों पर घूम रहे थे कमल और रोटी लेकर, और ये प्रयास कर रहे थे कि देखेंगे कमल और रोटी कौन लेगा, कौन प्राप्त करेगा या स्वीकार करेगा। जो स्वीकार करेगा वो 31 मई 1857 में, द डे वाज फिक्स्ड 31 मई 1857, जो 31 मई 1857 में एक साथ विद्रोह करेगा, सब जुड़ेंगे। तो यदि बच्चों ये योजना सफल हो जाती तो विद्रोह व्यापक होता, संगठित होता, समन्वित होता और एकताबद्ध होता। मानते हो कि नहीं? लेकिन यह हो नहीं पाया और 29 मार्च को मंगल पांडे ने जनरल बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। विद्रोह भड़क गया और ब्रिटिशों को यह एहसास हो गया कि भारत में उनके खिलाफ कुछ पनप रहा है, एक रोष पनप रहा है। क्या पनप रहा है? एक रोष पनप रहा है। और बच्चों इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया? एक्शन ले लिया और 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी आप लोगों का मेंटरशिप जो प्रोग्राम है वो मंगलवार से 8 बजे स्टार्ट होगा। मतलब मंगलवार से 8 बजे आप लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके लिए अनिवार्य है कि आप आई कार्ड लेकर पहुंचे, ठीक है? वो अनिवार्य होगा उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम में, ठीक है? मेंटरशिप प्रोग्राम में बस केवल क्वालिटी इंप्रूवमेंट ही होगा आपका वहां, ठीक है? वही लोग पहुंचेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो सब पहुंचेंगे, वैसे तो पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिन्होंने पेपर दिया हो वो पहुंचे। पेपर तो सब नहीं दिया होगा यहां, है ना? तो मेंटरशिप प्रोग्राम सबके लिए, आप सब आ सकते हैं। सूचना यह है कि मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से, है ना? मंगलवार से, ट्यूसडे से, हाँ? नहीं, मंगलवार से हो रहा है, हाँ, ठीक है? तो ये होगा। अगला पॉइंट लिखूं, मंगलवार से कि मंडे से? एक बार पूछ लीजिए, हम कंफ्यूज हो गए, तुमने बोला तो। हाँ, लिखो लिखो, क्योंकि बेटा रोटी सबकी आवश्यकता है और कमल सौहार्द का प्रतीक है ना? इसलिए कमल रोटी थे। लिखे बेटा इसमें। अच्छा, तो इसमें पहले एक बार और थोड़ा सा समझ ले। भले ही बच्चों यह विद्रोह, ध्यान से सुनो, अब ये एक सैन्य गतिविधि है, यह एक सैन्य गतिविधि है बच्चों। और सैन्य गतिविधि होने के बाद ब्रिटिश क्या हो गए? सतर्क हो गए और उन्होंने ये प्रयास तेज कर दिया कि भाई भारत में इस तरह की क्रांति उभर ना जाए। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में पकड़कर फांसी दे दी गई और जैसे उन्हें फांसी दी गई वैसे विद्रोह शांत हो गया, बैरकपुर इन्फेंट्री के आसपास सब जगह। अब लेकिन बच्चों बात स्टार्ट होती है 10 मई 1857 से मेरठ से। अब 10 मई 1857 में मेरठ से कदम सिंह का नाम आपने सुना होगा। कदम सिंह ने बच्चों विद्रोह कर दिया और कदम सिंह ने कहते हैं मेरठ से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका और कदम सिंह हजारों सैनिकों के साथ और मजदूर किसानों के साथ मिलकर पहुंचे कहां? दिल्ली, 11 मई में। कहां से? कब? 11 मई में। तो 11 मई यहां पर देखो, ये मेरठ से है और बच्चों मेरठ और दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है। और 11 मई को ये पहुंच गए कहां? दिल्ली। 11 मई 1857 में दिल्ली पहुंचकर किससे मिले? बहादुर शाह जफर से मिले। बहादुर शाह जफर बेचारा उपेक्षा का शिकार था पहले से ही और बूढ़ा बहुत हो गया था और बहादुर शाह जफर को लाल किला लेकर पहुंचे और लाल किले की गद्दी पर बैठाया और कहा, तुम हो हिंदुस्तान के बादशाह और तुम ही हो इस विद्रोह के नेता।
तुम इस विद्रोह के नेता है। ये एक गलती हुई, क्योंकि नेता बहुत वृद्ध व्यक्ति नियुक्त कर दिए गए, है ना, तो इसलिए बहादुर शाह जफर नहीं पड़ा। इसके बाद बच्चों दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया गया। बख्त खान ने जान लगा दी। बख्त खान वाज द कमांडर ऑफ बहादुर शाह जफर एट दैट टाइम, आर्मी कमांडर। और दिल्ली से बच्चों आंदोलन फैलने लगा, और फिर तो झांसी, ग्वालियर, कानपुर, बरेली, इस तरह विद्रोह का विस्तार देखा गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लिखो, हमें मेंस में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। हमें ये याद नहीं करना कहां से किसने किया, ठीक है, बस मोटे तौर पर याद होना चाहिए। मेरठ जैसी पहली घटना है तो आपको याद हो कदम सिंह नेता थे, ठीक है। लिखे बच्चों, हेडिंग लगाएंगे विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार। लगा लिया? लगाए। लिखे, 29 मार्च 1857 में 29 मार्च 1857 में बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन में, बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन में, 34वीं बटालियन में एक सैनिक विद्रोह हो गया। मंगल पांडे ने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर चर्बी लगे कारतूसों, बैठाने का प्रयास कीजिए इन्हें कहीं, कुछ सैनिकों के साथ मिलकर चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। और मंगल पांडे ने दो ब्रिटिश अधिकारियों जनरल बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। जनरल बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। लेकिन परंतु ब्रिटिशों ने जनरल बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। परंतु ब्रिटिशों ने इस विद्रोह को दबाने के क्रम में 8 अप्रैल 1857 में 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी। मंगल पांडे को फांसी दे दी और कुछ समय तक इस विद्रोह से संबंधित कोई घटना नहीं घटी। और कुछ समय तक इस विद्रोह से संबंधित कोई घटना नहीं घटी। परंतु 10 मई 1857 में 10 मई 1857 में मेरठ से इस क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। मेरठ से इस क्रांति का प्रारंभ
माना जाता है। मेरठ से इस क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। तो बच्चों एक ये भी घटना घटी कि मेरठ से क्रांति का प्रारंभ माना गया। लिखिए, मेरठ में क्रांति के नेता कदम सिंह थे। मेरठ पर अधिकार करने के पश्चात विद्रोही 11 मई 1857 में दिल्ली पहुंचे। 11 मई 1857 में दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बहादुर शाह जफर से मिलकर उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह बहादुर शाह जफर से मिलकर उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। विद्रोह का नेता घोषित कर दिया और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। इसके पश्चात इस विद्रोह का विस्तार क्रांतिक विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात इस विद्रोह का प्रसार लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में होने लगा। इसके पश्चात इस विद्रोह का प्रसार लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में होने लगा या देखा गया। संपूर्ण उत्तर भारत में देखा गया। जैसे झांसी, ग्वालियर, कानपुर, बरेली, जगदीशपुर बिहार, इलाहाबाद एवं आसाम इत्यादि आसाम तक विद्रोह फैल गया। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान के क्षेत्र कवर हो गए, हरियाणा के क्षेत्र कवर हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र कवर हो गए, आसाम का क्षेत्र कवर हो गया। आप सोच कर देखिए, यानी कि विद्रोह व्यापक था। क्या हो गया? विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया कि नहीं? क्षेत्र कैसा हो गया? व्यापक। तो इस बात को सोचने की भूल बिल्कुल मत कर देना कि क्रांति का क्षेत्र व्यापक नहीं था। क्रांति का क्षेत्र तो व्यापक था कि नहीं था? लेकिन हां, शुरुआत में यह सीमित क्षेत्र से प्रारंभ होता है। तो यह क्रांति का प्रारंभ है। अब बच्चों, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है और जो आपने प्री में कभी देखा भी नहीं है, वो उससे संबंधित चर्चा हम करेंगे। 1857 के विद्रोह का स्वरूप पर चर्चा करेंगे बच्चों। स्वरूप, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857, यानी कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? कैसा स्वरूप था? क्या राष्ट्रीय था? क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? या फिर या फिर सैन्य विद्रोह था? या फिर कृषक विद्रोह था? क्या स्थिति थी? या फिर सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था? या फिर धार्मिक विद्रोह था? यह एक, कुछ लोगों ने तो धार्मिक विद्रोह तक कह दिया है ना। अब ध्यान से सुनिए पहले बात को, भाई शांत हो जाओ।
अब बच्चों 1857 की क्रांति से संबंधित दो स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है कि अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं, लेकिन अधिकतर ब्रिटिश इतिहासकार अर्थात साम्राज्यवादी इतिहासकार इसे संकीर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं और वे इसे सैनिक विद्रोह या सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताते हैं। यहां सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष का अर्थ क्या है? क्या ये वही बात नहीं है? सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष का मतलब कि वो अपने आप को जातीय रूप से श्रेष्ठ मानते थे, तो हमें बर्बर बता रहे हैं और अपने आप को क्या कह रहे हैं? सभ्य। तो यह संघर्ष है सभ्यता और बर्बरता के बीच। लेकिन बच्चों, स्वरूप को लेकर इतना विवाद आखिरकार है क्यों? यदि हम इस बात पर विचार करें कि स्वरूप को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो गई, तो इसका सीधा उत्तर है आपके लिए, क्योंकि निष्पक्ष लेखन कोई है ही नहीं 1857 की क्रांति पर। निष्पक्ष लेखन कोई है ही नहीं। अतः जब निष्पक्ष लेखन नहीं है तो फिर तो संकीर्ण दृष्टिकोण या फिर भारतीय दृष्टिकोण ही अपने पक्षों को बताएंगे। मानते हो या नहीं? अब क्या क्या पक्ष बताएंगे? तो पहला पक्ष बताया बच्चों, जैसे अध्ययन के निष्पक्ष साध्य उपलब्ध नहीं, समग्र दृष्टिकोण का अभाव है। अब जैसे मुख्य मत है बच्चों, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष। पहला यहीं से हम शुरू करेंगे, ये हमारा स्वरूप का पहला कारण है। ध्यान से सुने बच्चों सारे। तो सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष में आप क्या लिखना चाहोगे? सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष में आप सबसे पहले लिखोगे कि यह एक यूरोपीय इतिहासकार टी.आर. होम्स का कथन है। किसका कथन है? टी.आर. होम्स का कथन है बच्चों। और यह कथन नस्लीय श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास है और अपने शासन को सिद्ध करना चाहते हैं वे। ध्यान देंगे, अपने शासन को सही सिद्ध कैसे करोगे? आप तो शोषण युक्त शासन कर रहे हो भारतीयों पर। आपकी तो नीतियां शोषण भरी नीतियां हैं भारत में, और उन शोषण के बावजूद भी, प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करने के बावजूद भी आप अपने शासन को कैसे न्यायोचित ठहराओगे? भारतीय समाज में कमियां निकालकर, भारतीय समाज को हेय बताकर, निम्न कोटि का बताकर, अपने आप को उनसे जातीय रूप से श्रेष्ठ बताकर तुम कहोगे तुम बर्बर हो और हम क्या है? सभ्य है। तो ये दृष्टिकोण है इसके पीछे। समझ में आ रहा है? क्या सीधा दृष्टिकोण है मेरे प्यारे बच्चों? सीधा दृष्टिकोण ये है कि भाई ब्रिटिश आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जातीय रूप से अपने आप से श्रेष्ठ है, पहली बात, और हमारा शासन निंदा की बात नहीं बल्कि प्रशंसा की बात है। भारत में न्यायोचित है, सही है हमारा शासन भारत में। लेकिन बच्चों, क्या सही है? हम इसका विश्लेषण कर डालेंगे। हमारे पास तर्क है। नंबर 1, तुम सभ्य कैसे? तुम सभ्य कैसे? सबसे ज्यादा हत्याएं तुमने भारत में की है। नंबर 2, अकाल की भूमिका। नंबर 3, कृषकों का अत्यधिक पिछड़ापन। नंबर 4, कारीगरों का पिछड़ापन, उद्योगों का विनाश। तुम्हारा शासन यदि न्यायोचित हो गया फिर तो हमें इस समय को रात कहना पड़ेगा, नहीं है? तो भारतीय इतिहासकार इसके विपक्ष में कई तर्क प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं यह एक पक्षीय दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? एक पक्षीय। तुम तो बोलने के लिए कुछ भी कह दो। दो आदमियों में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया किसी बात पर, दो दोस्तों में कई बार हो जाता है। कई बार तुम्हें मध्यस्थता करने के लिए बुलाया जाता है। तुम एक दोस्त की बात सुनोगे तो तुरंत कह दोगे सुनकर बहुत बड़ी गलती किया दूसरे वाले ने। लेकिन यदि तुम दोनों पक्षों को सुनोगे तो फिर पता चलेगा अच्छा विवाद का कारण ये है। ऐसा होता है कि नहीं कई बार? तो दोनों पक्ष सुनने अनिवार्य होते हैं। तो भारतीयों का पक्ष क्या है? तुम तो कहने के लिए अपने आप को बढ़िया न्यायोचित बता दोगे, तुम तो हमेशा ही कहोगे कि तुम्हारा शासन हमेशा न्यायोचित है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर सीधा और साफ है कि भारतीय ये तुम्हारी जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास है, भारतीय इससे सहमत नहीं है। ठीक है?
तो ये चीज हो गई एक तो बच्चों एक तो टी.आर. होम्स का देखो विरोध में तर्क, भारतीयों की अपेक्षा ब्रिटिश अधिक क्रूर थे। संकीर्ण सोच वाला तर्क है, ब्रिटिशों की तरफ सभ्य कहलाना उचित ही नहीं तुम्हारा, तुम सभ्य कैसे हो, तुम तो पूरे असभ्य हो भाई। 2,90,00,000 लोग, 29 million people were killed, were died during the famines in British rule। यानी कि आप सोचो अकाल के दौरान 29 मिलियन लोग मारे गए, तुम सभ्य हो? ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम, यही प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस में, यही प्रश्न प्रीवियस में पूछा गया है। आरसी मजूमदार का कथन है ये एक परंपरागत दृष्टिकोण है दोस्तों, नया दृष्टिकोण नहीं है, परंपरागत दृष्टिकोण है कि ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय है और ना स्वतंत्रता संग्राम। आरसी मजूमदार इसके पीछे तर्क भी देते हैं कि भाई प्रथम तो इसलिए नहीं है कि पहले बहुत सारे विद्रोह हो चुके, तो प्रथम कैसे कहे? ब्रिटिश शासन के खिलाफ तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं पहले ही आ चुकी है, तो हम इसे प्रथम कैसे कहे? दूसरी बात, भारतीय नेताओं के उद्देश्य समान नहीं है, सारे नेताओं के उद्देश्य समान नहीं हैं, राष्ट्रीय कैसे कह दे? राष्ट्रीय कहने का अर्थ ही है एक जैसी विचारधारा, समन्वय और एक जैसी सोच, और बच्चों साथ ही साथ एक जैसा उद्देश्य, जबकि महारानी लक्ष्मीबाई का उद्देश्य कुछ और है और तात्या टोपे का कुछ और। नाना साहब कहते हैं भाई पेंशन लौटा दो मेरी, तो मुझे पैसा मिलना बंद हो गया। कर्नाटक का नवाब कह रहा है मेरी तो उपाधि छिन गई, कह रहा है कि नहीं कह रहा है बच्चों? जगदीशपुर के कुंवर सिंह कह रहे हैं जमींदारी छीन ली भैया तुमने। सबके अपने अपने दृष्टिकोण है ना? तो बच्चों ये कह रहे आरसी मजूमदार कि एक जैसा नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ भी हमारे पास तर्क है ना? तो हम ऐसे ही तर्कों पर बात करते हुए इसके विद्रोह के स्वरूपों को समझेंगे। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फिर जोर से मुंडी हिलाओ। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट। जोर से मुंडी क्यों हिलवाई पता है? क्यों? कोई पीछे बैठा हुआ पावर नैप मारने की कोशिश कर रहा होगा। जब बगल वालों को देखेगा ना कि अरे मुंडी क्यों हिल रही है, तो फिर स्थिति अलग बनेगी। लिखो, आरसी मजूमदार सरकारी इतिहासकार बताएंगे बेटा ये सब। एसएन सेन थे, ट्विंकल ने बिल्कुल सही सूचना तुम्हें दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनलाइन में भी देखो 2 वर्गों में बटे हुए हैं लोग, जैसे इतिहासकार यहाँ 2 वर्गों में बट गए हैं, ऐसे ऑनलाइन वाले भी 2 वर्गों में बट गए हैं। एक बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शांत है और पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं, और एक वो है बस आपको पता ही है मोना कहाँ है सोना। तो दोनों तरह के हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी विशेष ध्यान देंगे, तुम्हारे पास चुनौतियां ज्यादा है, तुम घर पे बैठे हुए, तुम्हें तो और तल्लीनता के साथ पढ़ना चाहिए बेटा, है कि नहीं? हाँ लिखो, विद्रोह के स्वरूप लिखो बेटा। 1857 के विद्रोह का स्वरूप, 1857 के विद्रोह का स्वरूप, ठीक है बेटा? अब स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, और हम ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ेंगे जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हो और हम उसे छोड़ दे। उन्होंने तो एक पूछा, हम 5-7 लिखवाएंगे तुम्हें, ताकि आगे भी वे विस्तार दे तो तभी तो हम कह रहे हैं कि नोट्स से बाहर कुछ होगा ही नहीं, है ना? हाँ, तो यही पढ़ लो कि तुम्हारे लिए तो यही मतलब उपलब्धि होगी, है ना? लिखो, एवरेस्ट पर चढ़ना जैसा हो जाएगा। तो लिखेंगे बेटा पहला, हाँ पहला पॉइंट नोट करें। 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर, 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है।
इतिहासकारों में मतभेद है। अधिकांश भारतीय इतिहासकार अधिकतर भारतीय इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। परंतु ब्रिटिश इतिहासकारों का इस संबंध में संकीर्ण दृष्टिकोण देखा गया। परंतु ब्रिटिश इतिहासकारों का इस संबंध में संकीर्ण दृष्टिकोण देखा गया। और अधिकतर इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह या सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया है। सैनिक विद्रोह या सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया है। सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष बताया है। उल्लेखनीय है कि इतिहासकारों के बीच यह मतभेद अध्ययन के निष्पक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण है। साथ ही इतिहासकारों में स्वरूप को लेकर समग्र दृष्टिकोण का अभाव देखा गया। किसका अभाव देखा गया? समग्र दृष्टिकोण का अभाव देखा गया। और बच्चों, ये समग्र दृष्टिकोण क्या है रे? किसी ने बस ये देखा कि सैनिक जुड़े हुए हैं क्या, तो उसने सैनिक विद्रोह कह दिया। किसी ने बिना सोचे समझे राष्ट्रीय तुरंत कह दिया। किसी ने स्वतंत्रता संग्राम कह दिया, है ना। तो समग्र दृष्टिकोण से तो देखो क्या कह सकते हैं सही मायने में। लेकिन इतिहासकारों में समग्र दृष्टिकोण का क्या है? अभाव, जिसके कारण मतभेद हो गया। यूरोपियन इतिहासकार भी तो समग्र दृष्टिकोण रखे, भारतीय इतिहासकार भी समग्र दृष्टिकोण रखे, तब पता चलेगा सही रूप से वास्तव में क्या स्वरूप है किसका? विद्रोह का। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? अब जैसे स्वरूप को लेकर बच्चों अब एक एक करके उठाएंगे हम अपने टॉपिक्स को। तो पहला मुख्य मत बताओ। मुख्य मत है कई सारे, तो आप हेडिंग लगाओ मुख्य मत। मुख्य मत या मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? मुख्य मत कौन कौन से हैं? या विचारधारा कौन कौन सी है? किसके संदर्भ में?
1857 की क्रांति के स्वरूप के संदर्भ में, ठीक है, स्वरूप के संदर्भ में पहला मत लिखो, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष है ये, ठीक है बच्चों। तो पहला मत हमने पकड़ा, ठीक है, और अब इसका विश्लेषण करेंगे हम लोग, ठीक है। विश्लेषण का मतलब है इसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क दोनों लिखेंगे हम। समीक्षा का मतलब भी यही है। अब तुम पूछ रहे थे ना कल किस सर क्वेश्चंस में समीक्षा आ जाए, विश्लेषण आ जाए तो क्या लिखोगे? लिखोगे पक्ष और विपक्ष दोनों लिखोगे उस संबंध में, और बाद में एक निष्कर्ष लिख दोगे कि यह प्रतीत होता है, जैसे हम यहां लिखेंगे, है ना। मूल्यांकन भी यही होता है, हम की गलत पक्षों को या जो उसके निगेटिव आयाम हैं, जो नकारात्मक पक्ष है उनको लिखने के साथ में सकारात्मक पक्ष लिख दे तो बच्चों हम मूल्यांकन करेंगे। महत्व का मतलब अलग हो जाता है, यहां पॉजिटिव ही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। महत्व शब्द का मतलब ये हो जाए। आलोचनात्मक एनालिसिस या परीक्षण का मतलब होता है आलोचना ज्यादा करोगे आप। आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब है विपक्ष में चीजें ज्यादा लिखोगे आप, यानी आलोचना ज्यादा करोगे आप, ठीक है, परंतु पक्ष वहां भी लिखना है। आलोचनात्मक परीक्षण कहा है उसने, परीक्षण कहा है, और निष्कर्ष भी आपका आलोचना की तरफ झुका हुआ होना चाहिए उस क्वेश्चन में। जिसका आलोचनात्मक परीक्षण करोगे मेरे प्यारे बच्चों, उसका निष्कर्ष भी ध्यान से सुनते रहोगे, ऐसे ही धीरे धीरे रोज बताते रहेंगे। उसमें आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब है आलोचना ज्यादा करनी है लेकिन फिर भी सकारात्मक पक्ष बताने हैं, और जब निष्कर्ष पे आओगे तो बच्चों निष्कर्ष में आलोचनात्मक पक्ष को ज्यादा वैल्यू कर दोगे। इसको कहते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। क्लियर हुआ? परीक्षण केवल आ जाए परीक्षण कीजिए तो इसका मतलब समानता के साथ आप परीक्षण, नेगेटिव पक्ष लिखो, फिर पॉजिटिव पक्ष लिखो, और जो वास्तविकता आपको लग रही है वो आप चीज बता दो। इसका मतलब परीक्षण हो गया, मूल्यांकन हो गया। परीक्षण मूल्यांकन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्लियर हुआ? महत्व सीधा और साफ है बच्चों, सीधा और साफ। महत्व में सकारात्मक पॉइंट ज्यादा लिखोगे, वही लिखोगे। एक महत्व हो गया, एक योगदान हो गया, योगदान में भी सकारात्मक पॉइंट लिखोगे। क्या योगदान दिया? जैसे हम बोल दे कि यदि हम 1857 की क्रांति में किसानों का योगदान बताइए तो किसानों की भूमिका जो जो रही वो लिखो। जैसे 1857 की क्रांति में एक भूमिका, एक वो लिखेंगे हम, योगदान पूछे और किसका? कुंवर सिंह का, या बिहार का योगदान पूछे तो कुंवर सिंह के योगदान को एक साथ बताते चले जाएंगे। यही भूमिका भी है कुंवर सिंह की। कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड्स में, शब्दों का खेल है मेंस। किसका खेल है? और कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यदि कंफ्यूज हो गए ना शब्दों में तो दिक्कत हो जाएगी। इनको लिखवाने की आवश्यकता नहीं होगी, समझ भी गए होंगे, समझ गए होंगे। योगदान में क्या करोगे? पॉजिटिव पॉइंट लिखते हुए चले जाओगे, ये योगदान दिया, ये योगदान दिया, ये योगदान दिया, ऐसे करते बताते हुए जाओगे, है ना। और सारे योगदानों की चर्चा कर दोगे, निष्कर्ष लिख देंगे कि सत्य ही है, उपरोक्त विवेचना से सत्य ही है कि वास्तव में इनका योगदान अविस्मरणीय रहा है, क्योंकि इन्होंने इन क्षेत्रों में अपने कार्य को आगे बढ़ाया और ये योगदान हो गया। मतलब हम एक सार्वभौमिक बात कर रहे हैं, यहां हम किसी की बात नहीं कर रहे। जब क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि देखो ऐसे निष्कर्ष लिख लो। समझ पा रहे हो? तो पहले तो हम बता देंगे, फिर मेंटरशिप प्रोग्राम में बता दिया जाएगा, फिर टेस्ट सीरीज में बता दिया जाएगा। जाओगे कहां तुम बचकर, है कि नहीं? और अभी भी किसी का मन उद्वेलित हो रहा हो कि मैं तो और पढ़ूंगा, तो फिर तो बस पढ़ लेना, है ना। फिर तुम विलुप्त प्राणी भी हो सकते हो कुछ दिन बाद। लिखो अगला पॉइंट। हाँ लिखो बच्चों, लिखो बेटा। अरे क्रिटिकल एनालिसिस, ये देखो, अरे अंग्रेज, ये क्रिटिकल एनालिसिस ही तो बताया। आलोचनात्मक मूल्य, आलोचनात्मक परीक्षण क्या बता रहे अभी? विन्नी बेटा वही तो बताया अभी।
लिखो, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। यह कथन साम्राज्यवादी इतिहासकार टी.आर. होम्स का है। सबसे पहले बताना है कथन किसका है। यह कथन साम्राज्यवादी इतिहासकार टी.आर. होम्स का है। होम्स इस कथन के माध्यम से ब्रिटिश शासन को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश शासन को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करते, औचित्यपूर्ण, औचित्यपूर्ण, औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हमारा शासन औचित्यपूर्ण है, यहां पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। टी.आर. होम्स इस कथन के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां होम्स ब्रिटिश शासन को सभ्य, यहां होम्स ब्रिटिश शासन को सभ्य और भारतीयों को बर्बर, और भारतीयों को बर्बर बताते हैं। ब्रिटिश शासन को सभ्य और भारतीयों को बर्बर बताते हैं। हम जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन का आधार जातीय श्रेष्ठता थी। हम जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन का आधार जातीय श्रेष्ठता थी, जातीय श्रेष्ठता थी। अर्थात होम्स ब्रिटिशों को भारतीयों की अपेक्षा जातीय रूप से भी, जातीय या नस्लीय रूप से भी भारतीयों की अपेक्षा ब्रिटिशों को जातीय या नस्लीय रूप से भी श्रेष्ठ मानते हैं, जातीय या नस्लीय रूप से भी श्रेष्ठ मानते हैं। होम्स का कहना है कि, होम्स का कहना है कि भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा, होम्स का कहना है कि भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा व्यापक सुधार किए गए, व्यापक सुधार किए गए और रूढ़िवादी परंपराओं को, और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त किया गया, और रूढ़िवादी परंपराओं को, और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त किया गया। तो रूढ़िवादी परंपराओं को क्या किया गया? समाप्त किया गया।
अब उदाहरण के तौर पर आप मानोगे इस बात को? उदाहरण के तौर पर आप इस बात को मान सकते हो। पहली बात ध्यान से सुनो। पहली बात उन्होंने कहा कि जितनी भी भारत में कुछ उन्होंने रूढ़िवादी चीजों को पकड़ लिया बच्चों। जैसे उन्होंने रूढ़िवादी बात को यह पकड़ लिया कि भारत में बाल विवाह है, भारत में सती प्रथा है, इस तरह की परंपराओं को हमने बंद किया। अतः हम मानवीय है, हम सभ्य है और ये लोग असभ्य है। अतः हमारा शासन क्या है? न्यायोचित है। सुधार के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं कि हमारा शासन क्या है? न्यायोचित है। लेकिन सभ्य कहना बहुत बड़ी गलती की बात कर दी उन्होंने। सभ्यता का पैमाना यही तो नहीं है कि आप 3-4 सुधार कर दो भारत में, बस यही है क्या? लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई है आपने, उड़ाई है कि नहीं? लोकतांत्रिक मूल्यों की भारत में धज्जियां उड़ाई है आपने। समानता, स्वतंत्रता, न्याय के अधिकार हुए ही नहीं, आए ही नहीं कभी। आपने सिर्फ बात की है समानता, स्वतंत्रता और न्याय की। कभी दिए? नहीं दिए, कभी नहीं दिए आपने समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसी स्थिति। तो आप अपने आप को कैसे, फैन चलवा दे? अच्छा, तुम हमें इसी बात की ड्यूटी दे दो, कोर्स तो होता रहेगा कि एक वाला चलवा दो सर, ये वाला रुकवा दो सर। ये भी उचित रहेगा? हाँ, हम बैठ जाते हैं कुर्सी पर और बस बताते रहते हैं फिर, है ना? तो इसलिए लिखो बेटा, इनका कोई फैन पीछे वाले सब चला दो ये। अब तुम लोगों की दिक्कत यह है, कुछ लोग स्वेटर धारण करके आते हैं, ऊपर से जैकेट भी धारण करते हैं, टोपा भी लगाते हैं तो अब उन्हें कुछ समय के बाद गर्मी लगने लगती है। क्लास में तो गर्मी की स्थिति बनेगी। अच्छा, कुछ लोग क्या है, टी शर्ट में हाथ हिलाते हुए आते हैं। अब वो अपना कंफर्ट जोन देखते हैं, नहीं फैन नहीं चलेगा क्योंकि मैं बीमार हो सकता हूं, क्योंकि वो पहनकर ही नहीं आया स्वेटर। तो ये जो तुम में ये विसंगति है तुम में, इसमें पहले एक रूपता लेकर आओ। चालू करवा दे, लिखो तो फिर। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बेटा लक्ष्मी, आप बस जितना पढ़ाया उतना पढ़ लेना और 3 एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना। अच्छा, एक बच्ची देखो तुम्हें क्या कह रही है, ऑनलाइन वाली कह रही है सर फैन का वायर ही कटवा दीजिए उपरोक्त तर्कों के माध्यम से, नीचे करके लिखेंगे, उपरोक्त तर्कों के माध्यम से टी.आर. होम्स, उपरोक्त तर्कों के माध्यम से टी.आर. होम्स ब्रिटिश शासन को न्यायोचित, ब्रिटिश शासन को न्यायोचित और सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त तर्कों के माध्यम से टी.आर. होम्स भारत में ब्रिटिश शासन को न्यायोचित और सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हेडिंग लगाइए विरोध में तर्क, हेडिंग लगाइए विरोध में तर्क, हेडिंग लगाइए बेटा विरोध में तर्क, विरोध में तर्क बेटा, है ना? अब यहां पर विरोध में तर्क देखो भाई, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास भी तो, हम भी तो तर्क लेकर बैठे हुए हैं। पहले तो हम यही कहेंगे तुम सभ्य कैसे, पहले तो ये बताओ, है ना? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा क्रूर तुम ही हो। और अकाल के साथ साथ ही बच्चों कई जगह पर ऐसा देखा गया जहां हत्याएं की गई सरेआम, लगान तक के लिए आप कोड़े बरसाते थे, और यदि समय पर आपको लगान न दिया जाए तो आप अत्याचार करते थे।
तो विरोध में तर्क है भारतीय इतिहासकारों के बच्चों। भारतीय इतिहासकार ये कहते हैं कि तुम सभ्य हो ही नहीं सकते। भारतीयों की अपेक्षा ब्रिटिश अत्यधिक क्रूर थे। और संकीर्ण सोच वाला तर्क है टी.आर. होम्स का, जो आप हमें भारतीयों को क्या कह रहे हो, असभ्य, और खुद को सभ्य कह रहे हो। और सभ्य कहलाना ब्रिटिशों का किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उचित नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि तुम्हारी घटनाओं को यदि हम देखें भारत में, तो उन अत्याचारों को देखें या औपनिवेशिक शासन की जो नीतियां हैं उसको देखें, तो हम तुम्हें किसी भी रूप से सभ्य नहीं कह सकते। तो टी.आर. होम्स का कथन इस प्रकार कट करते हैं भारतीय इतिहासकार। लिखिए, भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहासकार ब्रिटिशों को भारतीयों की अपेक्षा अधिक क्रूर मानते हैं। ब्रिटिशों के द्वारा आम जनता पर किए गए अत्याचार उन्हें असभ्य लोगों की श्रेणी में रखते हैं। उन्हें असभ्य लोगों की श्रेणी में रखते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में लोकतांत्रिक मूल्य ब्रिटिशों ने भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों या मूल्य